चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या मेरी आवाज आप सभी तक आ पा रही है जी? क्या मेरी आवाज आप सभी तक आ पा रही है बच्चों? चलिए, इज दिस ऑडिबल और विजिबल? ठीक है, मैं आप लोगों के एक बार नाम ले लेता हूं। और आपको भी पता है आज एप्लीकेशन पर आपकी पहली क्लास है, मतलब पॉलिटी की तो मेरी पहली क्लास है एप्लीकेशन पर। तो ज्योति है, रूबी गुप्ता है, सागर है, केशव है। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या मेरी आवाज आप सभी तक आ पा रही है? और राहुल कुमार है, मयंक है, अनूप है, हेमंत है, दीपशिखा, उज्जवल, सनी नागर है। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे। आप सभी लोग जुड़ते रहिए बच्चों, आप सभी लोग जुड़ते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुमन सैनी है, सक्षम शर्मा है, सुषमा है, पहली क्लास है, जावेद हुसैन है, लोकेश कुमार बिनौलिया है, सुरभि, आकाश, मयंक, नरसिंह, दृष्टि, नीतेश, अखिल, अंकुश, सोनू वैसला, बीके शर्मा, गौरव, सौरभ, क्या बात है, गौरव, सौरभ, धर्म सिंह धाकर, ऋतिक तोमर, विनय यादव, पारुल, रोहित कश्यप, निष्ठा गुर्जर। आप सभी बच्चों का हमारे इस बहुत प्यारे से परिवार में आपका स्वागत है। एप्लीकेशन पर पहली क्लास है आपकी, हालांकि 3 क्लासेस हुसैन है, लोकेश कुमार, बच्चों 3 क्लास जो YouTube पर आपको हो चुकी है, आपको एक आइडिया तो मिल गया होगा कि हम किस तरह से पॉलिटी पढ़ने जा रहे हैं। अंकुश, सोनू बच्चों, ये तो आपको आइडिया मिल गया होगा। संविधान सभा, बात है, एक संविधान सभा जैसा बच्चे टॉपिक, 3 लेक्चर के रोहित कश्यप। आप सोचिए, जो आप सभी एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाता है, हार्डली बच्चे 2 लेक्चर में लोग उसे कंप्लीट करा देते हैं। और कहते हैं 2 लेक्चर में संविधान सभा को कंप्लीट कराने के बाद बोलते हैं कि भाई संविधान सभा हो गया, अब यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और आपको भी पता है कि मैंने एक घंटे बच्चे कंटिन्यूअसली पढ़ाया, लेकिन उसके बावजूद भी आज सोनू कुछ चीजें पढ़ाना बाकी है। तो इसका मतलब ये है कि आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे हैं। डिटेल पढ़िए, विद कांसेप्ट के साथ पढ़िए बच्चों, और पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिस दिन आपकी पॉलिटी एक लेक्चर में प्रीवियस ईयर लगा के देखिएगा बच्चे, आपको एक अलग कॉन्फिडेंस कंप्लीट करा, एक अलग कॉन्फिडेंस आपको आएगा। ये बात आप ध्यान रखिए। संविधान सभा देखिए, शुरुआत में उन बच्चों को ऐसा नहीं लगता जिनकी बच्चों ट्रिक से पढ़ने की आदत रही है, और आप जिनको रटने की आदत रही हो उनको मैं आमतौर पर अच्छा नहीं लगता हूं। आज सोनू, ठीक है, लेकिन अब आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आने लग गई हैं। हेलो, और पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिस दिन आपकी पॉलिटी एक लेक्चर में प्रीवियस ईयर लगा के देखिए, आपको एक अलग कॉन्फिडेंस करा, एक अलग कॉन्फिडेंस आपको आएगा। ये बात आप ध्यान रखिए। संविधान सभा देखिए, शुरुआत में उन बच्चों को ऐसा नहीं लगता जिनकी बच्चों ट्रिक से पढ़ने की आदत रही है, और आप जिनको रटने की आदत रही हो उनको मैं आमतौर पर अच्छा नहीं लगता हूं। आज सोनू, ठीक है, सब कुछ ठीक है, आपको बहुत हल्के, सब कुछ ठीक है, बढ़िया है, कोई इश्यू तो नहीं है। हेलो, और पूरे विश्वास के साथ। अच्छा अच्छा अच्छा, अब तो ठीक है ना? अच्छा, पहले के डेस्कटॉप वॉइस जा रही थी तो बच्चों को डिस्टरबेंस हो रहा था पहले। अच्छा, अब तो ठीक है ना? अच्छा अच्छा, जी ठीक है, ओके ओके। अब पुलकित, तब ठीक है? अब एक बार बताओ मुझे फोन करके, सब कुछ ठीक है? ठीक है, ओके, चलिए। ठीक है, अब मुझे बताइए, अब ठीक है बेटा, मुझे ये पता नहीं था। ठीक है, एक्चुअली डेस्कटॉप की जो आवाज थी वही आ रही थी, इस वजह से साउंड रिपीट हो रही थी। तो आपको पता है कि मैं ग्रेटर नोएडा जो हमारा मेन स्टूडियो, वहां से पुलकित मेरे साथ थे। ठीक है, तो वो टेक्निकल टीम से हैं, पुलकित टेक्निकल टीम को लीड करते हैं, तो उन्होंने ठीक कर दिया है। तो अब तो कोई इश्यू नहीं है। अब मुझे एक बार बताइए आप सब लोग कि हाँ, अब सब कुछ ठीक है, अच्छा है, बेहतर है, कोई इश्यू तो नहीं है? ठीक है, अब ठीक है ना? हाँ, साउंड अब ठीक है, साउंड या नहीं? अब बताइए। नाउ एवरीथिंग इज ओके। विश्व रंजन प्रधान बोल रहे हैं कि सर अब कुछ ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, साउंड ठीक है, अच्छा है, सही है। चलिए ठीक है, तो पुलकित, ठीक है, अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सही है। लेकिन अगर मैं फिर भी बोलना चाहूंगा पुलकित, आप बने रहना, ठीक है, अगर आप मुझे सुन रहे हो, और अगर ऐसा कोई भी इशू आता है तो आप मुझे कॉल करिएगा, ठीक है, और कॉल करके उसको रिसोल्व कर दीजिएगा। ठीक है, मैं बच्चों को पढ़ाता रहूंगा जी। ओके ओके, ठीक है जी। हाँ, अब 2 बार नहीं आएगी। अब ऐसा करेंगे बच्चों कि जहां तक आपकी आवाज डोल आई थी, डोल टोन में जहां तक आवाज आ रही थी, ठीक है, हम, ठीक है, रिकॉर्डेड मोड में बच्चे उतने लेक्चर को क्या करेंगे,
ठीक है, उतनी वीडियो को आपको ट्रिम कर देंगे, ताकि अब देखो मैं यहीं से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। ठीक है, अब आप ये मान के चलिए कि आपका लेक्चर अब यहां से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब आप ये मान के चलिए कि आपका लेक्चर अब यहां से स्टार्ट होता है। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हमारा टॉपिक क्या है सर? ठीक है, मैं ये अपना फोन रख देता हूं और बीच बीच में बच्चों मैं आपके कमेंट देखता रहूंगा। जब भी मुझे ऐसी जरूरत पड़ेगी कि मैं आपके कमेंटों को देखूं, तब मैं बच्चों आपके कमेंट देखता रहूंगा। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात कर रहे थे बच्चों किसकी? तो हम लोग बात कर रहे थे संविधान सभा के बारे में। देखिए, संविधान सभा के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? संविधान सभा को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, असेंबली, संविधान सभा। देखिए बच्चों, अब हमने देखा था कि संविधान सभा का जो कंपोजिशन है, जो गठन है, वो कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ है। बोलो, हुआ है कि नहीं? ये सारी चीजें आपने देखी बच्चों कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ। और आपने पता था बच्चों कि कैबिनेट मिशन ने टोटल संविधान सभा के लिए 389 सीटों की सिफारिश की थी, जिनमें से 296 सीटें जो हैं वो ब्रिटिश भारत के प्रोविंसेस से आनी थी, और बाकी की जो बची हुई 93 सीट्स थी वो प्रिंसली स्टेट्स से आनी थी। ये सारी चीज आप देख चुके थे। आपने 9 दिसंबर देखा बच्चों कि जब पहली बैठक हुई है। आपने 11 दिसंबर देखा जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है, परमानेंट इसका जो प्रेसिडेंट है बच्चे संविधान सभा का, वो इलेक्ट कर लिया गया है। और साथ ही साथ जो बच्चे आपके वाइस प्रेसिडेंट है संविधान सभा के, वो एससी मुखर्जी साहब को इलेक्ट किया गया है। और इसके साथ साथ आपने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर सर VN राव, ठीक है, तो उनको भी बच्चे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के तौर पर संविधान सभा में शामिल किया गया है, अपॉइंट किया गया है। 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन संविधान सभा के सामने रखा, जिसको 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिल जाती है। वह ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था उसको भी हमने देखा था। अब देखो बच्चे, संविधान निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। द प्रोसीजर ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विल बी हेल्ड इन गोइंग। तो बच्चे, जब वो आगे बढ़ेगी जी, जब वो आगे बढ़ेगी तो उसमें समितियां बनेंगी। ठीक है, क्या बनेंगी? उसमें समितियां बनेंगी। और बच्चों, वो जो समितियां बनेंगी, दो प्रकार की समितियां बनेंगी। ठीक है, एक जो समिति होंगी वो बड़ी समितियां होंगी, और दूसरी प्रकार की जो समितियां होंगी वे छोटी समितियां होंगी। ठीक है, चलिए, तो संविधान सभा के निर्माण के लिए अब बच्चों क्या, ठीक है, समितियों का गठन होगा। जी बच्चों, बहुत अच्छे, शानदार शानदार, जबरदस्त। ठीक है, मैं आपके कमेंट बीच बीच में देखता रहूंगा, एक बार और देख लेता हूं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ अश्विनी, मैं बिल्कुल आपका कमेंट लास्ट में सुनकर जाऊंगा। अश्विनी जी, मैं आपका कमेंट लास्ट में जरूर सुनकर जाऊंगा। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक है, समय, जी बच्चों, अब यहां से आप ध्यान दीजिए। तो मैंने बोला बच्चों कि संविधान सभा की जब कार्यप्रणाली आगे बढ़ेगी, तो संविधान सभा की कार्यप्रणाली आगे बढ़ने के लिए 2 प्रकार की समितियां होंगी। एक होंगी बच्चे बड़ी समिति, बड़ी समिति, और दूसरी होंगी बच्चे आपकी छोटी समिति, छोटी समिति। अब ये बड़ी और छोटी का मतलब ये है बच्चे कि जो महत्व की समितियां हैं, जिनका बहुत बड़ा रोल है संविधान के निर्माण में, जो बड़ी समितियां हैं उनका बहुत बड़ा रोल है बच्चों संविधान के निर्माण में, और जो छोटी समितियां हैं उनका कोई खास इतना बड़ा रोल नहीं है बच्चे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में। मेरी बात समझ में आ रही है? देखिए, आपको पता है बच्चों, आप सब लोग जानते हैं, ठीक है, 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन होता है। ठीक है, संविधान सभा का गठन होता है बच्चों 6 दिसंबर को फ्रेंच प्रथा के अनुसार। 9 दिसंबर को पहली बैठक होती है। आपने देखा बच्चों, 9 दिसंबर को क्या होती है? उसकी पहली बैठक होती है, जिसमें मात्र 211 सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। ये सारी चीजें मैं लास्ट में एक बार रिवाइज कराऊंगा। ठीक है, ध्यान रखना। अब बच्चों, बनती है बड़ी समितियां। अब इन बड़ी समितियों में आपकी है संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति, ये बड़ी समिति है। ठीक है, इसको कहेंगे, ठीक है, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। दूसरी है बच्चे संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति। ठीक है, तो इसको कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल पावर कमेटी। तीसरी है प्रांतीय संविधान समिति, इसको कहेंगे प्रोविंसेस कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, प्रांतीय संविधान समिति, समिति। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो चौथी आपकी प्रमुख समिति है इसमें,
वह हो जाएगी आपकी नियम प्रक्रिया समिति। नियम प्रक्रिया समिति। इसके बाद होगी बच्चे आपकी, ठीक है, नियम प्रक्रिया समिति के बाद ये 4 समितियां हो गई, और जो 5वीं सबसे प्रमुख समिति है बच्चों वह होगी इसमें, ठीक है, संचालन समिति। क्या होगी बेटा? संचालन समिति। समिति। इसके बाद आपकी जो समिति होगी वह होगी आपकी परामर्श समिति। परामर्श समिति। और उसके बाद होगी आपकी प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। और बच्चों सबसे लास्ट होगी आपकी देशी रियासतों से वार्ता संबंधी समिति। देशी रियासतों से वार्ता संबंधी समिति। वार्ता संबंधी समिति। समिति, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बच्चों ये जो बड़ी समितियां हैं संख्या में कितनी है? 8 है। तो 8 समितियों को हम बड़ी समिति कहेंगे, ठीक है बच्चों। और मतलब ये बड़ी समितियां क्यों हैं? तो ये बड़ी समितियां इसलिए हैं बच्चों क्योंकि संविधान के निर्माण में इनका बहुत बड़ा योगदान है। ये संविधान निर्माण के क्रम में महत्व की समितियां हैं, बड़ी समितियां। और जब हम छोटी समितियों के बारे में बात करेंगे बच्चों जी, जब हम छोटी समितियों के बारे में बात करेंगे, हाँ क्वेश्चन बना के बताएंगे, चिंता ना करो, क्वेश्चन बनाएंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लेकर आएंगे, डोंट वरी। अब जब बच्चों हम छोटी समितियों के बारे में बात करेंगे तो जैसे आपकी इसमें स्टाफ समिति, तो छोटी समितियों में जब हम बात करेंगे तो जैसे कि बच्चों आपकी स्टाफ समिति, ये एक छोटी समिति है, स्टाफ समिति, ठीक है, ये छोटी समिति है। दूसरे हम बात करें क्रेडेंशियल कमेटी, क्रेडेंशियल समिति। क्रेडेंशियल समिति भी बच्चों कैसी है? एक छोटी समिति है, क्रेडेंशियल समिति, ठीक है, ध्यान रखना। तो स्टाफ समिति और क्रेडेंशियल समिति। और बच्चों ये छोटी समितियां जो है इनकी संख्या 13 है, लेकिन ये छोटी इसलिए है ताकि बच्चे संविधान के निर्माण में इनका बहुत बड़ा रोल नहीं है, बहुत बड़ा योगदान नहीं है, तो चामुच्चा छोटा मोटा योगदान है इनका संविधान के निर्माण में, ठीक है। अब ये बात आप जब एक स्टोरी के तौर पर समझेंगे तो आपको बहुत बेहतर तरीके से बच्चों समझ में आएगा। इसके बाद नागरिकता के लिए तदर्थ समिति। नागरिकता के लिए तदर्थ समिति, तदर्थ समिति। इसके बाद आपकी प्रेस दीर्घा समिति। कौन सी बच्चों? प्रेस दीर्घा समिति, ठीक है, प्रेस दीर्घा समिति। तो ये क्या बोला मैंने? ये छोटी समितियां हैं, तो उसका मतलब ये है कि संविधान के निर्माण में इनका बच्चे कोई बहुत बड़ा योगदान या रोल नहीं है, लेकिन फिर भी ये भी आपको पढ़नी पड़ेंगी और इनके जो अध्यक्ष हैं वो भी आपको देखने होंगे। और ये मेरी गारंटी है कि इनके अध्यक्षों को और इन सबको मैं आपको याद करा के क्लास से भेजूंगा, ठीक है, ध्यान रखना बच्चे। तो प्रेस दीर्घा समिति है इसमें जी बच्चे। इसके बाद भाषाई प्रांत समिति। भाषाई प्रांत समिति, ठीक है बच्चों, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे भाषाई प्रांत समिति। अब ये समिति क्यों गठित होती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद है आपकी राष्ट्रीय ध्वज हेतु तदर्थ समिति। राष्ट्रीय ध्वज हेतु तदर्थ समिति, तदर्थ समिति, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज हेतु तदर्थ समिति। अब इसको लेके बच्चों में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि राष्ट्रीय ध्वज हेतु तदर्थ समिति क्या होती है। ये बता दो कितने लोग लाइव है बेटा, इससे आपको क्या मतलब? हाँ बिल्कुल, इंग्लिश में इन सारी समितियों के बच्चे में इंग्लिश में भी बताऊंगा, कोई आपको दिक्कत नहीं रहेगी इंग्लिश में भी, ठीक है, ध्यान रखना जी। इसके बाद बच्चों आपके कार्य संचालन समिति। कार्य संचालन समिति, समिति, ठीक है। देखिए अब मैं देखो बच्चों इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान देंगे। अब मैं सबसे पहले इन समितियों को इंग्लिश में भी बताऊंगा, ठीक है। आप यहां पर प्लीज फोकस करना, इंग्लिश मीडियम वाले, इंग्लिश में भी इन समितियों को मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ आप इस बात पर गौर करना कि किस समिति का कौन सा अध्यक्ष है, ठीक है। ये मैं आपको कैसे याद करवाऊंगा इन समितियों के अध्यक्ष को, ये सबसे जरूरी है। तो देखो बच्चे सबसे पहली समिति है संघ संविधान समिति, ठीक है। संघ संविधान समिति, इसको कहेंगे यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, ठीक है, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, संघ संविधान समिति। इसके अध्यक्ष है जवाहरलाल नेहरू। कौन है बेटा इसके अध्यक्ष? जवाहरलाल नेहरू। तो संघ संविधान समिति आप कैसे याद करेंगे बच्चे? संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, एन कर देंगे आप। संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है बच्चे। चलिए ये मैं बाद में आपको बताऊंगा। दूसरी समिति है आपकी संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति के भी अध्यक्ष कौन है बेटा? जवाहरलाल नेहरू,
तो इसके अध्यक्ष भी कौन है बेटा? जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, जब हम स्टूडेंट थे तो हमने ऐसे याद किया था कि भाई जिन समितियों के सामने संघ लगा हो, जिनके सामने यूनियन लगा हो, ये हो गया यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, ये हो गया यूनियन पावर कमेटी, दोनों के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू हो गए। अच्छा बच्चों, तीसरी है प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन है बच्चे? सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष। तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष बच्चों सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। कौन है मेरे प्यारे बच्चों इसके अध्यक्ष? सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष है। किसके बच्चे? प्रांतीय संविधान समिति। देखो बच्चे, चौथी समिति है नियम प्रक्रिया समिति। एक बार बताओ, ठीक है बच्चे, ठीक है, इस पूरी संविधान सभा में नियम और प्रक्रिया जो है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, ठीक है, जो रूल प्रोसेसिंग है बच्चों, उसको कौन जो है अपने बिहाफ पर बच्चों उसको अप्लाई करवाएगा, या फिर जो भी रूल्स वगैरह होंगे उनको कौन देखेगा, कौन उनको लागू करवाएगा? तो वो बच्चों संविधान सभा का अध्यक्ष ही तो होगा। तो इसलिए नियम प्रक्रिया समिति और बच्चों संचालन समिति, इन दोनों समितियों के अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही तो आपके संविधान सभा के अध्यक्ष थे। इसके बाद है बच्चों आपकी परामर्श समिति। परामर्श समिति के अध्यक्ष जो है ये कंसल्टिंग कमेटी है, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। सातवीं है प्रारूप समिति, आप बहुत अच्छे से जानते हो, ड्राफ्टिंग कमेटी, इसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं, भीमराव अम्बेडकर। और बच्चे 8th कमेटी है आपकी देशी रियासतों से वार्ता संबंधी समिति। इस समिति के अध्यक्ष बच्चों आपको पता होगा कौन है, ठीक है, देशी रियासतों से वार्ता संबंधी समिति। तो बच्चे ये जो समिति है, इस समिति के अध्यक्ष आपके जवाहरलाल नेहरू। कौन है? जवाहरलाल नेहरू है इस समिति के अध्यक्ष। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, अब देखिए बच्चे संघ संविधान समिति, तो बच्चे इसके अध्यक्ष कौन है? आपको पूरा लिखना है, मैं केवल शॉर्ट में लिख देता हूं, नेहरू। संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष कौन है? नेहरू। ठीक है। प्रांतीय संविधान समिति, प्रोविंसेस कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेहरू संघ शक्ति समिति और नेहरू ही संघ संविधान समिति। नियम प्रक्रिया समिति, ठीक है बच्चे, नियम प्रक्रिया समिति, तो नियम प्रक्रिया समिति इसको हम कहेंगे रूल प्रोसेसिंग कमेटी। रूल प्रोसेसिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन है बच्चे? राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बच्चे, ठीक है। और संचालन समिति, ठीक है, आप इसको बोल सकते हैं या तो एग्जीक्यूटिव कमेटी या इसको आप बोल सकते हैं स्टीयरिंग कमेटी। तो ठीक है, आप इसको एग्जीक्यूटिव या स्टीयरिंग कमेटी बोल सकते हैं। और इस स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष भी कौन है बेटा? इसके भी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद हैं। कौन है? राजेंद्र प्रसाद। परामर्शदाता समिति कंसल्टिंग कमेटी है, इसके अध्यक्ष भी बच्चे, ठीक है, पटेल साहब हैं, सरदार पटेल हैं बच्चे, इसके अध्यक्ष सरदार पटेल हैं। प्रारूप समिति, इसके आपको पता है डॉक्टर भीम राव अंबेडकर हैं, BR अंबेडकर हैं बच्चों इसके अध्यक्ष। और प्रारूप समिति के बारे में मुझे सब कुछ आपको बताना है। और देशी रियासतों से वार्ता संबंधी समिति, इसके अध्यक्ष बच्चे नेहरू हैं। देशी रियासतों से वार्ता संबंधी समिति, जी बच्चे, जी, ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है? नेहरू हैं। चलिए इलेक्शन पॉइंट को आज बता देंगे। चलिए ठीक है, ये बात क्लियर है, यहां तक कोई इशू तो नहीं। आइए अब हम बात करते हैं छोटी समितियां। अब ये जो छोटी समितियां हैं, इन छोटी समितियों की संख्या कितनी है अभी? तो नंबर 1 स्टाफ कमेटी, नंबर 2 क्रेडेंशियल कमेटी, नंबर 3 नागरिकता के लिए तदर्थ समिति, नंबर 4 ठीक है प्रेस एंड रिलीज कमेटी, ठीक है, 5वां बच्चे, ठीक है, लैंग्वेज प्रोविंस कमेटी, भाषाई प्रांत समिति, 6वां बच्चे राष्ट्र ध्वज हेतु तदर्थ समिति, 7वीं कार्य संचालन समिति, ठीक है। अभी बच्चे 7 ही हुई हैं। अभी जो स्टाफ समिति है, स्टाफ समिति के अध्यक्ष भी आपके कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है स्टाफ समिति। क्योंकि बच्चे सारे स्टाफ जो है, ठीक है, सभी स्टाफ को कौन कौन सा कार्य दिया जाएगा, कौन सा नहीं दिया जाएगा, तो इस स्टाफ कमेटी को कौन लीड करेंगे? राजेंद्र प्रसाद लीड करेंगे। जबकि जो क्रेडेंशियल समिति है, इसको बच्चे कृष्णा स्वामी अय्यर लीड करेंगे। कौन? कृष्णा स्वामी अय्यर। कृष्णा स्वामी अय्यर इसको लीड करेंगे, कृष्णा स्वामी अय्यर लीड करेंगे। अब ये जो नागरिकता के लिए तदर्थ समिति है बच्चों, जी, नागरिकता के लिए तदर्थ समिति है, इसको लीड करेंगे एस वरदाचारी। कौन बच्चे? एस वरदाचारी, इस कमेटी को लीड कर रहे होंगे एस वरदाचारी। और जो प्रेस दीर्घा समिति है, इस कमेटी को लीड कर रही होंगी उषा नाथ सेन। कौन भाई? उषा नाथ सेन इस कमेटी को लीड कर रही होंगी। ठीक है। भाषाई प्रांत समिति जो है बच्चे, जी, भाषाई प्रांत समिति, इसको लीड कर रहे होंगे एस के दर। एस के दर,
आगे मैं इनका जिक्र करूंगा। एस के दर साहब का, एस के धर भी बोल देते हैं इनको बच्चे, एस के दर भी बोल देते हैं, जो समिति को लीड कर रहे हैं। इसके बाद राष्ट्रध्वज हेतु तदर समिति बच्चे, इसको राजेंद्र प्रसाद लीड करेंगे। और कार्य संचालन समिति जो है इसको बच्चे के एम मुंशी लीड करेंगे। कौन लीड करेंगे? के एम मुंशी लीड करेंगे। अब आप मुझे बताएंगे ये कितनी कमेटी हो चुकी है? 7 हो चुकी हैं। और ये टोटल है कितनी? 13 हैं। तो 7 हो चुकी है, तो इसका मतलब है 6 अभी भी बची हुई हैं, है ना बेटा? इसका मतलब यह है कि 6 अभी भी बची हुई हैं। अब जो 6 बची हुई हैं उनको हम लोग एक बार देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम रिवीजन कर लेते हैं। स्टाफ कमेटी, ठीक है, इसको स्टाफ कमेटी बोलेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्रेडेंशियल कमेटी, इसको अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ठीक है बच्चे। कमेटी फॉर सिटीजनशिप, इसको एस वर्धाचारी। ठीक है। इसके बाद बच्चे प्रेस रिलीज कमेटी, उषानाथ सेन। इसके बाद बच्चे लैंग्वेज प्रोविंस कमेटी, ये एस के दर। इसके बाद बच्चे कमेटी फॉर, ठीक है, नेशनल फ्लैग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और बच्चे ठीक है वर्क एंड एग्जीक्यूटिव कमेटी, इसके के एम मुंशी। वर्क एग्जीक्यूटिव कमेटी के एम मुंशी। अब देखो आपको यहां पे कंफ्यूज नहीं होना, यह है कार्य संचालन समिति। ये क्या है? कार्य संचालन समिति। और ये क्या है बच्चों? आपकी केवल संचालन समिति। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? नेहरू। और बच्चे कार्य संचालन समिति के कौन है? के एम मुंशी। ठीक है, ये बात मैंने आपको बता दी। अब देखो, ठीक है, मैं यहां के बीच में से इनको हटा देता हूं। ठीक है, बीच में से मैं इनको हटा देता हूं, जिससे कि आपको क्लैरिटी बनी रहे। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई बच्चों। तो यहां पे तो 8 बड़ी समितियां होंगी। तो बड़ी समितियों की संख्या अगर आपसे पूछी जाए कि भाई संविधान सभा के लिए बड़ी समितियों की संख्या कितनी थी? 8 थी। और बच्चे छोटी समिति अगर पूछी जाए तो संविधान सभा के लिए छोटी समितियों की संख्या कितनी थी? छोटी समितियों की संख्या 13 थी। अब बच्चों 7 ये समितियां हो चुकी हैं छोटी। अब छोटी समितियों में बच्चे आपकी 8, 9, 10, 11, 12 और बच्चों 13, ये हमें देखनी है। ये छोटी समितियां हमको देखनी है बच्चों, ठीक है, ध्यान रखना जी। अब इसके बाद 8वीं है प्रारूप संविधान की जांच के लिए समिति। प्रारूप संविधान की जांच के लिए समिति, जांच के लिए समिति, जांच के लिए समिति। ठीक है, ये आपकी कौन सी समिति है? 8वीं समिति है जी, प्रारूप संविधान की जांच के लिए समिति। 9वीं समिति जो है बच्चे वो है आपकी सदन समिति, हाउस कमेटी या कमेटी फॉर हाउस, सदन समिति। ठीक है, अच्छा अब बच्चों देखो साथ के साथ मैं इसके अध्यक्ष भी बताते चला जाऊंगा। ये जो अध्यक्ष प्रारूप संविधान की जांच के लिए समिति है, इसके अध्यक्ष आपके नेहरू हैं, नेहरू हैं। और ये जो सदन समिति है इसके अध्यक्ष हैं पट्टाभी सीतारामैया, पट्टाभी सीतारामैया, ये इसके अध्यक्ष हैं, पट्टाभी सीतारामैया बच्चों इस समिति के अध्यक्ष हैं, सदन समिति के। इसके बाद बच्चों आपकी जो 10वें नंबर पे समिति आएगी, 10वें नंबर पे आएगी मुख्य आयुक्त के प्रांतों के लिए समिति। कौन सी बच्चे? जो मुख्य आयुक्त के प्रांत है उसके लिए समिति, मुख्य आयुक्त के प्रांतों के लिए समिति। प्रांतों के लिए समिति। ठीक है, इसके बाद बच्चे जो आपकी अगली समिति होगी वह होगी आपकी, ठीक है, वित्तीय प्रावधानों हेतु समिति। जो वित्तीय प्रावधान है उनके लिए समिति, वित्तीय प्रावधान हेतु समिति, हेतु समिति। अब बच्चों देखो आपको यहां पे इन दोनों समितियों को क्लियर कर लेना है। अब ये जो आपकी समिति है ना मेरे प्यारे बच्चे, मुख्य आयुक्त के प्रांतों के लिए समिति। कौन सी बच्चे? जो मुख्य आयुक्त की, जी जो मुख्य आयुक्त के प्रांतों के लिए समिति है बच्चों, इसके अध्यक्ष भी पट्टाभी सीतारामैया ही रहेंगे। कौन रहेंगे इसके? पट्टाभी सीतारामैया इसके भी अध्यक्ष रहेंगे, सीतारामैया इसके भी अध्यक्ष रहेंगे। और बच्चों ये जो आपकी वित्तीय प्रावधानों हेतु समिति है इसके अध्यक्ष होंगे नलिनी रंजन सरकार। कौन होंगे बेटा? नलिनी रंजन सरकार। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? हालांकि मैं बीच बीच में बेटा आपके कमेंट पढ़ता रहता हूं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, मेरा फोन उधर है तो बीच बीच में मैं आपके कमेंट पढ़ता ही रहता हूं, ठीक है। इसके बाद संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति, अगली समिति है संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति, संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति, कार्यों के लिए समिति। ठीक है, और जो बच्चे आपकी जो 13वीं समिति होगी, लास्ट समिति होगी, वो होगी सर्वोच्च न्यायालय के लिए, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायालय। ठीक है, अब देखो बच्चे ये जो संविधान सभा के कार्यों के लिए जो समिति है इसके अध्यक्ष होंगे गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर।
ठीक है। और बच्चों ये जो सर्वोच्च न्यायालय के लिए समिति है, इसके अध्यक्ष होंगे एस वरदाचार्य। एस वरदाचार्य इसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो इसके अध्यक्ष होंगे एस वरदाचार्य। हाँ ठीक है, बिल्कुल बच्चे आप चिंता ना करो, ठीक है। इंग्लिश में मैं इन सारी समितियों को बताऊंगा और बाइलिंगुअल लेकर चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्योंकि बच्चे देखो हिंदी माध्यम के बच्चों की संख्या ज्यादा है, ठीक है, तो आप समझिए। तो देखो बच्चों, देखो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको यह बताया मेरे प्यारे बच्चों, हाँ मैंने आपको यह बताया कि संविधान सभा के निर्माण के लिए, ठीक है, संविधान सभा के निर्माण के लिए, ठीक है, हमें समितियों की आवश्यकता थी ताकि हम संविधान सभा के समस्त कार्यों को बच्चे समितियों के माध्यम से बांटकर, ठीक है, और फिर हम इस संविधान सभा के निर्माण को आगे बढ़ा सके। जैसे जब हम कोई भी काम करते हैं, जैसे मान लो कि आपके घर पे शादी है, आपकी सिस्टर की शादी है, तो पापा क्या करते हैं? पापा बच्चों काम का डिवीजन कर देते हैं। देखिए जैसे आप 4 भाई हैं तो चारों भाई में काम का डिवीजन कर देंगे। बड़े भाई को कह देंगे भाई तू हलवाई और टेंट का काम तू देखेगा। छोटे से कह देंगे कि भाई जितने भी रिश्तेदार हैं, जो जीजा होते हैं, फूफा होते हैं, जो आमतौर पर मुंह फुलाते हैं, उनको मनाने का काम तेरा है। तीसरे को बोल देंगे देख बेटा शादी के कार्ड सारे तुझको बांट दें, ठीक है। और चौथे को बोल देंगे कि जो बारात आए, बारात का स्वागत पान पराग से करना। तो होता है कि नहीं, जब सिस्टर की शादी है तो सभी भाइयों के बीच में पिताजी क्या करते हैं, ठीक है, वर्क ऑफ डिवीजन कर देते हैं, काम का बंटवारा करते हैं। ऐसे ही संविधान बनना था। और जब बच्चों संविधान बनना था तो उसके लिए क्या हुआ कि संविधान के विभिन्न विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन करने के लिए बहुत सारी समितियां बनी और प्रत्येक समिति का बच्चों अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। इनमें से जो बड़ी समितियां हैं, बड़ी समितियां क्यों हैं? क्योंकि वो महत्व की समितियां हैं। और बच्चे छोटी समितियां क्यों हैं? क्योंकि वो इतनी महत्व की समितियां है नहीं। इसलिए आमतौर पर आप बड़ी समितियों को तो जानते होंगे, लेकिन छोटी समितियों को आप नहीं जानते होंगे। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आप जानते हो या नहीं जानते, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको बताता हूं। मैं एक बार और रिवीजन करवाता हूं। देखिए इसको बोलेंगे बच्चे यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, संघ संविधान समिति। इसके अध्यक्ष हैं जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू। दूसरा है, ठीक है, यूनियन पावर कमेटी। इसके अध्यक्ष भी कौन है? जवाहरलाल नेहरू। यूनियन पावर कमेटी अध्यक्ष कौन? जवाहरलाल नेहरू। तीसरी है बच्चे, ठीक है, प्रांतीय संविधान समिति, प्रोविंसेस कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी। प्रोविंसेस कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी के अध्यक्ष भी कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। ठीक है, चौथी जो कमेटी है वो है बच्चे रूल्स प्रोसीडिंग कमेटी या रूल्स प्रोसीजर कमेटी। इसके अध्यक्ष भी कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ठीक है बच्चे, ध्यान रखना। इसके बाद अगली है संचालन समिति, स्टीयरिंग कमेटी, एग्जीक्यूशन कमेटी। स्टीयरिंग कमेटी भी आप बोल सकते हैं। इसके अध्यक्ष कौन है बच्चे? इसके भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। इसके बाद अगली है आपकी परामर्शदाता समिति, कंसल्टिंग कमेटी। इसके अध्यक्ष बच्चे कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। ठीक है, इसके बाद है आपकी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बच्चे कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। उसके बाद अगली है देशी रियासतों से वार्ता संबंधी समिति बच्चों, और इसके अध्यक्ष कौन है? नेहरू हैं। ठीक है, देशी रियासतों से प्रारूप समिति को ड्राफ्टिंग कमेटी कहेंगे, इसको कंसल्टिंग कमेटी कहेंगे, और कमेटी टू टॉक विद प्रिंसली स्टेट्स। देशी रियासतों से वार्ता संबंधी समिति है कि कमेटी टू टॉक विद प्रिंसली स्टेट्स बच्चे। इसके बाद स्टाफ कमेटी, इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। इसके बाद क्रेडेंशियल कमेटी, ठीक है, इसके प्रेसिडेंट कौन है? कृष्णा स्वामी अय्यर हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चे कमेटी फॉर सिटीजनशिप, इसके अध्यक्ष कौन है? एस बर्दाचारी हैं। इसके बाद है प्रेस रिलीज कमेटी, इसके अध्यक्ष कौन है? उषानाथ सेन हैं। इसके बाद है बच्चे कमेटी ऑन, ठीक है ना, प्रोविंसेस फॉर लैंग्वेजेस, कमेटी ऑन प्रोविंसेस फॉर लैंग्वेजेस या लैंग्वेज प्रोविंस कमेटी। इसके अध्यक्ष कौन है? एस के दत्त। इसके बाद है बच्चे कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद है बच्चों आपकी वर्क एंड स्टीयरिंग कमेटी या वर्क प्रोसेसिंग कमेटी। तो वर्क प्रोसेसिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन है? कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। वर्क प्रोसेसिंग कमेटी, इसके अध्यक्ष कौन है? के एम मुंशी हैं बेटा। इसके अध्यक्ष कौन है? के एम मुंशी। इसके बाद अगली समिति है प्रारूप संविधान की जांच के लिए समिति, कमेटी फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूट। ठीक है बच्चे, कमेटी ऑन इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्या बच्चे? ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अध्यक्ष है नेहरू। इसके बाद अगला है बच्चे हाउस कमेटी, इसके अध्यक्ष है पट्टाभी सीतारमैया। इसके बाद अगला है बच्चे कमेटी फॉर, ठीक है, कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस, कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस। इसके अध्यक्ष भी पट्टाभी सीतारमैया है। अगला है बच्चे कमेटी ऑन फाइनेंशियल इश्यूज, इसके अध्यक्ष जो है बच्चे वो नल्ली रंजन सरकार है। इसके बाद है बच्चे कमेटी ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, वर्क्स। तो बच्चे ठीक है, कमेटी ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वर्क। तो कमेटी ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वर्क, इसके अध्यक्ष जीबी मावलंकर हैं। और अगला है बच्चे कमेटी ऑन सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन है बच्चों? एस बर्दाचारी।
तो कुल मिला के 8 बड़ी समितियां और बच्चों 13 छोटी समितियों के माध्यम से कार्य हुआ। अब इसमें आपको सबसे बड़ी बात क्या है जो ध्यान देने योग्य है, देखो यहां पर जो आप देख रहे हैं ना एस वरदाचारी, ये जो आप देख रहे हैं ना एस वरदाचारी, ये बच्चों संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। एस वरदाचारी ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, सदस्य नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये किसी एक समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे। ये संविधान सभा के सदस्य नहीं है बच्चों, ये सर्वोच्च न्यायालय के लिए समिति है, सर्वोच्च न्यायालय के लिए समिति। ठीक है, एस वरदाचारी, तो बच्चों ये किसी समिति के, मतलब ये संविधान सभा के सदस्य नहीं है और संविधान सभा के सदस्य नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों ये क्या है, ठीक है, किसी ना किसी समिति के अध्यक्ष हैं। ये ध्यान रखना बच्चों आपको। ठीक है, ऐसे ही आपके जो वासाई प्रांत समिति है जिसके अध्यक्ष है एस के दर, तो एस के दर भी जो है बच्चे ये संविधान सभा के सदस्य नहीं है, एस के दर भी संविधान सभा के सदस्य नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों एस के दर भाषाई प्रांत समिति के क्या है, अध्यक्ष है। ठीक है, तो ये कुल मिला के ये 2 पॉइंट आप ध्यान रखना, कौन कौन से, एक तो एस वरदाचारी और दूसरे कौन से बच्चे, एस के दर, एस के दर, एस के दर। चलिए अब इसके बाद बच्चों हम फोकस करेंगे क्या, प्रारूप समिति, प्रारूप समिति। ये जो प्रारूप समिति है इसको हम बोलेंगे ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति। और ये जो बच्चे प्रारूप समिति है इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 को इस ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ। इस ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे बच्चे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बच्चे इसके अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। ठीक है बच्चे, ये एक मुख्य समिति थी संविधान के निर्माण में, आप इसे एक प्रमुख समिति कह सकते हो, जिसका काम था कि बच्चे आपके संविधान का प्रारूप तैयार करना। ठीक है, मेकिंग द ड्राफ्ट ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का प्रारूप तैयार करना इसका प्रमुख कार्य था। क्या बच्चों, संविधान का प्रारूप निर्मित करना, संविधान का प्रारूप निर्मित करना, प्रारूप निर्मित करना, ठीक है, इसका मुख्य कार्य था, इसका प्रमुख कार्य था बेटा। ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो कमेटी है ड्राफ्टिंग कमेटी, कमेटी कब बनती है, 29 अगस्त 1947 को। ये एक बच्चे 7 सदस्यीय समिति, इसमें 7 मेंबर्स थे, इसमें 7 मेंबर्स थे, 7 सदस्यीय समिति है। और बच्चे इसमें कौन कौन से मेंबर्स थे तो ये हमें जानना होगा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब तो बच्चे इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है, ये इस समिति के प्रेसिडेंट हैं, ये समिति के अध्यक्ष हैं। लेकिन इनके भी अलावा बच्चों आपके के एम मुंशी, के एम मुंशी, इनका पूरा नाम है कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, ये थे। इसके बाद अगले हैं अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अय्यर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, कौन, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। इसके बाद अगले हैं गोपाल स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर। और उसके बाद अगले हैं मोहम्मद सादुल्लाह, मोहम्मद सादुल्लाह, मोहम्मद सादुल्लाह। बेटा ये बात समझ में आ गई। चलिए, तो ये कितने लोग हुए बताना जरा, ये कितने लोग हुए, तो ये तो भैया हुए 1 2 3 4 5, ठीक है, बाकी के 2 लोग, तो 2 लोग जो है बच्चे इनको देखना जरा। तो 2 लोगों में मेरे प्यारे दोस्तों आप देखना जरा, एक थे डीपी खेतान, खेतान, डीपी खेतान। डीपी खेतान साहब की बच्चे मृत्यु होगी 1948 में। और जब डीपी खेतान साहब की मृत्यु होगी बच्चे, तो इनकी जगह पर आए बीटी कृष्णावचारी। कौन आए इनके स्थान पर, बीटी कृष्णावचारी आए, इनकी मृत्यु हो गई डीपी खेतान साहब, ठीक है, इनकी मृत्यु होगी 1948 में, तो इनके स्थान पर कौन आए, बीटी कृष्णावचारी। ऐसे ही एक और थे बच्चे जिनका नाम था बी एल मित्र, बी एल मित्र। इन्होंने बच्चे स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया, इन्होंने त्यागपत्र दे दिया क्योंकि इनकी स्वास्थ्य बहुत खराब रहता था। तो इनके स्थान पर आए एन माधवराव। कौन आए बच्चों, एन माधवराव इनके स्थान पर आए। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो टोटल अगर आप इसके सदस्यों को काउंट करें तो बच्चे ये जो है एक 7 सदस्यीय समिति है, ठीक है, ये 7 सदस्यीय समिति है।
चलिए ठीक है, ये एक 7 सदस्यीय समिति है। इस समिति के बारे में बस इतना है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हम डिटेल डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बच्चे देखो सिलेबस भी कराना जरूरी हो जाता है। और शुरुआती 10 मिनट इस क्लास की आपको भी पता है बच्चों, वो इस तरह से आपकी वेस्ट हो गई। शुरुआती 10 मिनट के जो साउंड था माइक का, वो डोल साउंड आ रहा था, तो डोल साउंड आ रहा था माइक का, तो इस वजह से, तो इसलिए हम थोड़ा सा 5 मिनट लेट तक पढ़ाएंगे, पहली बात। और दूसरे बच्चों आगे बढ़ेंगे। तो संविधान सभा के निर्माण के लिए 8 बड़ी 13 छोटी समितियां बनी, और उनमें सबसे महत्व की थी प्रारूप समिति। ऐसी बच्चे, ये जो आपकी परामर्शदाता समिति है, परामर्शदाता समिति, ठीक है। अब आप किताबें ख्याल लेना, कई चीजें किताबों में भी नहीं मिलेंगी जो मैं आपको यहां पे पढ़ाऊंगा। ठीक है, परामर्शदाता समिति, इसको कहेंगे हम कंसल्टिंग कमेटी, कंसल्टिंग कमेटी, परामर्शदाता समिति। अब बच्चों यहां पर आपको क्या फोकस करना है कि जो कंसल्टिंग कमेटी है, इसके अध्यक्ष कौन है? तो आपको पता है इसके अध्यक्ष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष हैं, आप सब जानते हैं इस बात को। लेकिन बच्चे ये जो समिति है, ठीक है, इस समिति के भीतर 5 उप समितियां हैं। ये एक मेन कमेटी है, ठीक है, दिस इज अ मेन कमेटी। और इसके भीतर, ठीक है, 5 सब कमेटी भी हैं। इसके भीतर 5 सब कमेटी भी हैं। इसके भीतर कौन कौन सी 5 सब कमेटी हैं, तो बच्चे उनको हम देखते हैं। ठीक है, तो 5 सब कमेटी में सबसे पहली है आपकी मौलिक अधिकार संबंधी उप समिति, मौलिक अधिकार संबंधी उप समिति। ठीक है, सब कमेटी फॉर फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इसके बाद अल्पसंख्यकों के लिए उप समिति, कमेटी फॉर माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए उप समिति। ठीक है, सब कमेटी फॉर माइनॉरिटीज। इसके बाद बच्चे आपके पश्चिमोत्तर सीमाई प्रांतों के लिए उप समिति, पश्चिमोत्तर सीमाई प्रांत, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस के लिए। ठीक है, इसके बाद बच्चे पूर्वोत्तर प्रांतों के लिए, पूर्वोत्तर प्रांतों के लिए कमेटी, सब कमेटी फॉर बच्चे नॉर्थ ईस्ट प्रोविंसेस, पूर्वोत्तर प्रांतों के लिए। किसके लिए? पूर्वोत्तर प्रांतों के लिए। और इसके बाद बच्चों आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों के लिए उप समिति, आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों के लिए उप समिति, छोड़े गए क्षेत्रों के लिए उप समिति, क्षेत्रों के लिए उप समिति। ठीक है, कमेटी फॉर, ठीक है, कमेटी फॉर, अब एक्चुअली ये कमेटी नहीं, क्या है? सब कमेटी है। ठीक है, तो देखो बच्चे ये जो है, ये सब कमेटी फॉर फंडामेंटल राइट्स। अब ये जो सब कमेटी फॉर फंडामेंटल राइट्स है बच्चों, इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है आपके जेवी कृपलानी, जेवी कृपलानी। ठीक है, सब कमेटी फॉर फंडामेंटल राइट्स, और सब कमेटी फॉर फंडामेंटल राइट्स के अध्यक्ष कौन है बच्चों? जेवी कृपलानी। सब कमेटी फॉर माइनॉरिटीज, सब कमेटी फॉर माइनॉरिटीज के अध्यक्ष कौन है? सब कमेटी फॉर माइनॉरिटीज, इसके अध्यक्ष हैं एच.सी. मुखर्जी। और आपको पता है, आप बताइए बच्चों कि एच.सी. मुखर्जी को और कौन सा पद दिया गया है? एच.सी. मुखर्जी और क्या है? एच.सी. मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी और क्या है? आप ये मुझे बताइए, फटाफट से बताओ, हरेंद्र कुमार मुखर्जी और क्या है? जी हाँ राजेश, कोई दिक्कत नहीं, सब समझ में आएगा, सब समझ में आएगा। क्लियर नहीं दिख रहा? संजना आप अपनी थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लो बेटा, क्लियर दिखेगा। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूं अपने सिस्टम को। मेरे सिस्टम से तो बहुत क्लियर है संजना, बहुत क्लियर है मेरे सिस्टम से। ठीक है बाबू, बहुत क्लियर है। ठीक है, बताइए एस.सी. मुखर्जी और कौन है? हाँ रिपीट करूंगा, प्रियांशु। ओके ठीक है, मैं नोट करवा दूंगा बेटा, अगली क्लास में इंग्लिश में नोट करवा दूंगा। देखो अभी एक्चुअली क्या है, इंग्लिश और हिंदी अगर मैं दोनों में नोट करवाऊंगा तो टाइम बड़ा जाएगा इसमें। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं कि हर वर्ड को मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं, ठीक है, हर एक कमेटी को इंग्लिश में बोल रहा हूं और हिंदी में लिखा रहा हूं। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं अगली क्लास से आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखवा दिया करूंगा, लेकिन बेटा उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, फिर आप ये मत कहना कि सर देखो टाइम ज्यादा लगा दिया। ठीक है, ओके, मैं आगे से कर दूंगा। इसके बाद बच्चे, ठीक है, ये है सब कमेटी फॉर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर स्टेट। अभी जो सब कमेटी फॉर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर स्टेट है बच्चों, इसके जो अध्यक्ष हैं वह हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान।
इसके अध्यक्ष, सब कमेटी फॉर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर स्टेट, तो सब कमेटी फॉर नॉर्थ वेस्ट, यस उपाध्यक्ष, वाइस प्रेसिडेंट, बहुत अच्छे बच्चे, वो कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान जी बच्चे। इसके बाद पूर्वोत्तर प्रांतों के लिए, ठीक है, सब कमेटी फॉर नॉर्थ ईस्ट प्रोविंसेस, तो बच्चे इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं गोपीनाथ बारदोलोई, गोपीनाथ बारदोलोई, गोपीनाथ बारदोलोई। अब तुम किताबें देखो, किस किताब में आपको इतना मैटर मिलेगा, किस में इतना कंटेंट मिलेगा, किसी में नहीं मिलेगा। मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूं तो बच्चे मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं कि अब आपको जीवन में कभी दोबारा पॉलिटी नहीं पढ़नी पड़ेगी, आप कोई भी एग्जाम दे देना, ठीक है, बेशक, ठीक है। तो मैं इसको, शुरुआत में मेरा विरोध होगा, मुझे पता है, लेकिन शुरुआत में विरोध होगा, लेकिन बच्चों मुझे भी पता है कि यही जो कंटेंट है यही बच्चे को सिलेक्शन दिलवाएगा, यही उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाएगा, ठीक है। मैं जानता हूं इस बात को, इसलिए मैं शुरुआत में विरोध झेलने के लिए तैयार रहता हूं, क्योंकि मेरा बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। जब लेक्चर खत्म होता है ना, तो बच्चे वही बच्चा जो शुरुआत में, ठीक है, वो फिर बाद में अच्छा भी बोलता है। और आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों के लिए उपसमिति, सब कमेटी, ठीक है, सब कमेटी फॉर, ठीक है ना, सब कमेटी आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों के लिए, तो बच्चे इसका इंग्लिश वर्जन ये हो जाएगा कि सब कमेटी फॉर दोज स्टेट हु वर पार्शियली, ठीक है बच्चों, नेग्लेक्टेड। तो जो पार्शियली, जिनको नेग्लेक्ट किया गया है, ऐसे प्रांतों के लिए सब कमेटी बच्चे। और इसके जो अध्यक्ष हैं, इसके अध्यक्ष हैं बच्चों आपके AB ठक्कर साहब। कौन? AB ठक्कर। जिनको पार्शियली नेग्लेक्ट किया गया है, जिनको बच्चे पार्शियली छोड़ा गया है, आंशिक रूप से छोड़ा गया है, तो ऐसे प्रोविंसेस के लिए जो अध्यक्ष होंगे, ठीक है, समिति के, वो कौन होंगे? AB ठक्कर साहब होंगे, ठीक है, क्लियर है। तो मौलिक अधिकार संबंधी उपसमिति JB कृपलानी। और ये क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस में पूछा गया था, दिल्ली पुलिस 2020, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ये क्वेश्चन मैंने आपका कराया है, ठीक है, मैंने क्वेश्चन ये आपका कराया है, प्रीवियस ईयर में यही पूछा था। अब देखो कितना डीप में जाके पूछा, ठीक है। अब आप बता दो कहीं पर अगर ये क्वेश्चन कराया हो, अब बता दो कितना डीप में जाके पूछा। इसने ये पूछा कि परामर्शदाता समिति के भीतर जो 5 समितियां हैं, परामर्शदाता समिति के भीतर जो 5 समितियां हैं, उसमें से बच्चों एक समिति का क्या पूछा है? एक समिति का बच्चों अध्यक्ष पूछा है, वो है, ठीक है, वो सब कमेटी फॉर फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों की उपसमिति, उसका अध्यक्ष कौन है? JB कृपलानी। ये बात क्लियर हो गई। अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये भी क्लियर होगी हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी, हमारी बच्चों स्टीयरिंग कमेटी, सॉरी कंसल्टिंग कमेटी भी हमारी क्लियर हो गई, ठीक है, स्टीयरिंग कमेटी। और ये बाकी की जो छोटी छोटी समितियां हैं, ये भी हमने देख ली बच्चों। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ आप सभी को पता है, 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, हमारा देश आजाद हुआ। और एक दिन पहले, ठीक है बच्चों, एक नालायक बेटा हमने पैदा किया जिसका नाम पाकिस्तान है। तो 14 अगस्त 1947 को एक नालायक बेटा पैदा हुआ, ठीक है, जो आज तक हमारे नाक में दम कर रहा है, लेकिन हम हर बार उसे छोड़ देते हैं। मैंने कि चलो ठीक है, बच्चा है, माफ कर दो, ठीक है। और 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ। तो जब बच्चे 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ, तो हमारी संविधान सभा में, हमारी संविधान सभा जब गठित हुई थी, तो बच्चे हमारी संविधान सभा में उस समय वह व्यक्ति भी शामिल थे जो आज वर्तमान में उन क्षेत्रों से आते हैं जो पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका है। देखिए, जब कैबिनेट मिशन के आधार पर बच्चों संविधान सभा गठित हुई थी, तो उस समय तो भारत और पाकिस्तान, ठीक है, इस तरह से आप कह सकते हैं बच्चों एक ही देश थे, ठीक है। भारत के भीतर बच्चों आपका पाकिस्तान भी शामिल था। लेकिन जब पार्टीशन हो गया, तो जब पार्टीशन हो गया मेरे प्यारे बच्चे, तो जो पाकिस्तान के हिस्से के जो प्रतिनिधि थे, वो बच्चे हमारे संविधान सभा से बाहर कर दिए, क्योंकि वो उन क्षेत्रों से आते थे जो क्षेत्र आज पाकिस्तान के रूप में बन चुका है। अब पाकिस्तान का मतलब ऐसा ही नहीं बच्चे, ठीक है, उस समय पाकिस्तान 2 तरह का था, एक पश्चिमी, एक पूर्वी। पूर्वी पाकिस्तान का मतलब है जो आज बांग्लादेश है, वह पूर्वी पाकिस्तान था। और पश्चिमी का मतलब है जो आज नालायक है, ठीक है, वो पश्चिमी था, ठीक है। तो भैया जो उन हिस्से के जो रिप्रेजेंटेटर्स थे बच्चे, जो वहां से आते थे, उनको हमने अपनी संविधान सभा से क्विट कर दिया, मैंने कि बाहर जाओ। तो बच्चे आप बताइए, 15 अगस्त 1957 से पहले, सॉरी 15 अगस्त 1947, सॉरी 1947 से अगर मैं पहले की बात करूं, तो संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? बोलो बेटा, संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। इन 389 सदस्यों में से बच्चे 93 सदस्य कहां से आते थे? प्रिंसली स्टेट से आते थे, देसी रियासतों से आते थे, देसी रियासतों से आते थे 93। और जो बच्चे आपके 296 हैं, 296, वो कहां से आते थे? तो 296 आपके ब्रिटिश भारत के प्रांतों से आते थे, ब्रिटिश भारत से आते थे। इन 296 से भी बच्चे जो 4 थे, वो बच्चे आपका चीफ कमिश्नर, ठीक है, जो चीफ कमिश्नर है, मुख्य आयुक्त जो है, वह इसके प्रांत से आते थे। और जो बचे हुए 292 हैं, वो बच्चे गवर्नर के प्रांतों से आते थे।
आपको क्लियर है कि नहीं बेटा, बोलो, आपको ये सब क्लियर है ना बाबू, बोलो। तो 292 गवर्नर के प्रांतों से, 4 चीफ कमिश्नर के प्रांतों से आते थे बच्चे। लेकिन 15 अगस्त 1947 से, ये तो है पहले, लेकिन बेटा बाद में जब हमारा देश आजाद हो गया तो बड़ा पूछा जाता है, संविधान सभा के सदस्यों की संख्या बच्चों अब घटकर 389 की जगह कितनी रह गई? अब 389 की जगह रह गई 299। ठीक है, 299। और देशी रियासतों से पहले जो 93 सदस्य आते थे अब 70 आते हैं, और जो बच्चे 296 ब्रिटिश भारत के प्रांतों से आते थे वो अब 229 आते हैं। तो 229 आपके ब्रिटिश भारत के प्रांतों से आते हैं, ब्रिटिश भारत के प्रांतों से आते हैं बच्चे 229, और 70 जो आते हैं वो आपके देशी रियासतों से आते हैं, देशी रियासतों से आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ये बात क्लियर है। अब इस 229 में से भी मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, दिल्ली, ठीक है, दिल्ली, अजमेर, मारवाड़ और कुर्ग, दिल्ली, अजमेर, मारवाड़ और कुर्ग बच्चे, तो चलो इतना नहीं, बस इतना ठीक है। 229 ब्रिटिश भारत के प्रांतों से आते हैं बच्चों, और ठीक है 70 देशी रियासतों से आते हैं, प्रिंसली स्टेट से आते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई, यहां तक कोई इश्यू तो नहीं। लेकिन बच्चों स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारी संविधान सभा में ये सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंट हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में जो सबसे मेजर चेंज हुआ वो यही हुआ कि अब उसके कुल सदस्यों की संख्या 389 की जगह कितनी रह गई? 299 रह गई। ठीक है, यहाँ पे जो 93 बच्चे लोग जो प्रिंसली स्टेट से आते थे अब कितने हो गए? 70 लोग हो गए बच्चे। और जो 296 लोग ब्रिटिश भारत के प्रांतों से आते थे बच्चों, अब उनकी संख्या कितनी रह गई? 229 रह गई। ठीक है, और साथ ही साथ अब हमारी संविधान सभा 2 तरह के कार्य करने लगी। ठीक है बच्चे, अब हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है, हमारी जो संविधान सभा है, वो अब बच्चे 2 तरह के कार्य करने लगी। संविधान सभा अब हमारी 2 तरह के कार्य करने लगी। क्या क्या कार्य करने लगी मेरे प्यारे बच्चों संविधान सभा? एक तो वह बच्चे संविधान का निर्माण करती, एक तो वह बच्चे संविधान का निर्माण करती, जो कि उसका मुख्य काम था, इसलिए तो वो बनी थी, संविधान का निर्माण करने के लिए। अब चूंकि बच्चों हमारा देश भी आजाद हो चुका है, तो इसलिए वह स्वतंत्र भारत की पहली संसद के तौर पर भी कार्य करती है। वह स्वतंत्र भारत की पहली संसद के रूप में भी कार्य करती है, स्वतंत्र भारत की पहली संसद के तौर पर भी कार्य करती है बच्चों हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो हमारी संविधान सभा बच्चों संविधान का निर्माण तो करती ही करती है, जो उसका मुख्य काम है। तो बच्चे वो संविधान का निर्माण, तो संविधान के निर्माण के तौर पर उसकी जो पहली बैठक है, संविधान के निर्माण के तौर पर उसकी जो पहली बैठक है वो हुई है 9 दिसंबर 1946 को, 1946 को। ठीक है ना बच्चे, और संविधान निर्माण के तौर पर जो उसकी अंतिम बैठक हुई है बच्चों, संविधान निर्माण के तौर पर अंतिम जो उसकी बैठक हुई है वो हुई है 24 जनवरी, ठीक है, 1950 को। आपको पता अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को। लेकिन बच्चे स्वतंत्र भारत के, जी बच्चे, स्वतंत्र भारत की संसद के तौर पर, यह बात आपको ध्यान रखनी है। और बस यहीं पर बच्चे जो है आपको एग्जाम में नंबर मिलेगा, यहीं पर नंबर मिलेगा मेरे प्यारे बच्चे, बस इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूं, एक सेकंड रुकिए, मैं बस पानी ले लेता हूं बेटा। ठीक है जी, तो बच्चे स्वतंत्र भारत की संसद के तौर पर पहली बार उसने काम किया है 17 नवंबर 1947 को। और बच्चे अंतिम बैठक उसकी जो हुई है वो प्रथम आम चुनाव, प्रथम आम चुनाव, आम चुनाव 1951-52। तो मतलब आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बरखुरदार 2 तरह के काम करती है। ध्यान रखना, आपकी जो बच्चे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है आपकी, ठीक है, वह 2 तरह के कार्य करती है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कौन कौन से कार्य करती है बेटा आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो जो पहला काम करती है वो करती है बच्चों संविधान का निर्माण, और दूसरा काम क्या करती है? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। लेकिन कब बच्चे? आफ्टर इंडिपेंडेंट। ये काम कब कर रही है बेटा? आफ्टर इंडिपेंडेंट, आफ्टर इंडिपेंडेंट, आफ्टर इंडिपेंडेंट वह 2, ठीक है, फंक्शंस को एक साथ परफॉर्म कर रही है, 2 फंक्शंस। ठीक है, संविधान के निर्माण के तौर पर उसकी पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को, और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को। और बच्चे स्वतंत्र भारत की पहली संसद के तौर पर वह 17 नवंबर 1947 से काम करना स्टार्ट की है।
कब से बच्चे? 17 नवंबर 1947 से काम करना स्टार्ट की है। और कब तक काम करेगी? तो प्रथम आम चुनाव तक। अच्छा बच्चों, स्वतंत्र भारत की पहली संसद के तौर पर उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? जब वह संसद के रूप पर कार्य करती है, तो संसद के रूप में जब वह कार्य करती है तो बच्चे उसकी अध्यक्षता करते हैं कौन? जीवी मावलंकर। और आपको पता भी होगा मेरे प्यारे बच्चे कि जो जीवी मावलंकर हैं, आप जानते भी हैं कि ये जो है ना, ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष भी हैं जीवी मावलंकर। ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष भी हैं बेटा जीवी मावलंकर, तो ध्यान रखना। तो बच्चे इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते हैं। और संविधान के निर्माण के तौर पर बच्चों इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो संविधान के निर्माण के तौर पर, मतलब संविधान सभा के तौर पर इसकी अध्यक्षता, बोलो बेटा, कौन करते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते हैं। आप सभी को पता है। तो जब ये संविधान सभा के रूप में कार्य करती है, जब ये संविधान का निर्माण करती है, जब ये संविधान का निर्माण करती है, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसकी अध्यक्षता करते हैं। और जब ये संसद के तौर पर कार्य करती है, तब इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर। और ये दोनों कार्य अलग अलग दिनों में होते हैं। ये दोनों कार्य अलग अलग दिनों में, एक दिन में ये संविधान निर्माण के तौर पर कार्य करेगी, तो अगले दिन बच्चों ये जो है, ठीक है, स्वतंत्र संसद के रूप में, विधायिका के रूप में, लेजिस्लेचर के रूप में काम करेगी। अब ये बात क्लियर है? अगर ये बात क्लियर है तो आप सब लोग एक बार थम दो कि हाँ सर ये बात क्लियर हुई। और नहीं क्लियर हुई तो मैं एक बार और रिवीजन कराऊंगा। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मुझे रिवीजन करवाने से कोई डर नहीं लगता। ठीक है, ध्यान रखना, मैं खूब रिवीजन करवाऊंगा। आप एक बार मुझे बताओ, ठीक है, क्लियर हुई? ठीक है, एक बार थम दो बच्चों, ठीक है, और एक बार मुझे थम दो, क्लियर हुआ। और आप मुझे एक और बात बताओ कि सच बताना, ठीक है, क्या आपने कभी इतना पढ़ा है? नहीं पढ़ा होगा। हाँ बेटा, कमलेश 24 जनवरी 1950 को और क्या क्या हुआ सब बताऊंगा। जनगण मन को राष्ट्रगान, वंदे मातरम को राष्ट्रगीत, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति, ठीक है बच्चे, इसी दिन, ठीक है, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड किया गया था। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। बेटा सब समझ में आएगा अभी। ठीक है, अभी तुम चिंता ना करो, तुम तो बेटा, ठीक है ना, मैं बोलता नहीं हूं, मैं करके दिखाता हूं। अब देखो, एक बार देखो, आपका 5 मिनट में हम रिवीजन कर लेते हैं, हमने जितना भी पढ़ा 5 मिनट में। तो देखो बच्चों, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अब ये जो संविधान सभा है बच्चे आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, मतलब 15 अगस्त 1947 के बाद, ये 2 तरह के कार्य करती है। कौन कौन से काम करती है? आफ्टर इंडिपेंडेंट, तो बच्चों ये पहला जो काम करती है, जो इसका मेन काम है, वो संविधान का निर्माण करती है। और जब ये संविधान का निर्माण करती है, तब बच्चों इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब ये भारत की पहली संसद के तौर पर कार्य करती है, भारत की पहली संसद के तौर पर, तब इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं बच्चे? तब इसकी अध्यक्षता करते हैं जीवी मावलंकर। देखिए, संसद के तौर पर जो इसकी पहली बैठक हुई, वो कब हुई? 17 नवंबर 1947 को ही। लिख के ले लेना, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका। क्यों अभी तक नहीं पूछा गया? दिल्ली पुलिस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 17 नवंबर 1947 को बच्चे स्वतंत्र भारत की पहली संसद के तौर पर इसने अपना काम किया। और इसके जो सबसे अंतिम बैठक जो हुई थी, वो पहले आम चुनाव 1951-52 तक हुई थी बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है, और संविधान के निर्माण के तौर पर इसकी जो पहली बैठक हुई, वह 9 दिसंबर 1946 को हुई। आपको पता है 9 दिसंबर 1946 की बैठक में मात्र 211 सदस्यों ने भाग लिया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इस सभा का अस्थायी अध्यक्ष बच्चे जो है वह अपॉइंट किया गया था, या फिर आप कह सकते हैं बच्चे नॉमिनेटेड किया गया था, क्योंकि वह सबसे बुजुर्ग थे। ठीक है, मुस्लिम लीग ने इस पहली बैठक का विरोध किया था और देशी रियासतों के प्रतिनिधियों ने भी इसमें भाग लेने से मना कर दिया था। और जो अंतिम बैठक हुई है, वह अंतिम बैठक बच्चे आपकी 24 जनवरी 1950 को हुई है। इसी 24 जनवरी 1950 को क्या क्या हुआ है मैं आगे आपको बताऊंगा, चिंता ना करो। ठीक है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। ठीक है, 15 अगस्त 1947 से पहले आपके संविधान सभा में, 1947 से पहले बड़ा पूछा जाता है, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, आपके संविधान सभा में बच्चे, आपके संविधान सभा में टोटल सदस्य कितने थे? 389 थे। इसमें से 93 बच्चे प्रिंसली स्टेट से आते थे। कहां से आते थे? प्रिंसली स्टेट से आते थे। कितने बच्चे? 93। ठीक है, और जो 296 है बच्चे, वो कहां से आते थे बच्चे? वो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस से आते थे।
ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस से आते थे, प्रोविंसेस से आते थे। इसमें से बच्चे जो 4 हैं वो चीफ कमिश्नर के प्रोविंसेस से आते थे, जो 4 हैं बेटा वो चीफ कमिश्नर के प्रोविंसेस से आते थे। अब देखो समय है तो मैं इंग्लिश में भी लिख रहा हूं, ठीक है। और जो 292 है, जो 292 है बच्चे, वह गवर्नर के प्रोविंसेस से आते हैं। कहां से बच्चे? वह गवर्नर के प्रोविंसेस से आते हैं, ठीक है। अब ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंट, आफ्टर इंडिपेंडेंट, ठीक है बच्चे, ये संख्या 299 रहेगी। इनमें से बच्चे 229 ये ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस से आ रहे हैं, यह ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस से आ रहे हैं, और जो 70 है बच्चे वो प्रिंसली स्टेट से आ रहे हैं, प्रिंसली स्टेट से आ रहे हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है ना? तो मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बच्चे संविधान सभा के सदस्यों की संख्या घट गई, ठीक है। लगभग बच्चे कितनी घट गई? तो 389 से बच्चों कितनी हो गई? 389 से बोलो कितनी हो गई? 389 से घटकर बच्चों ये, ठीक है, 299 हो गई। पहले 389 थी और बाद में बच्चे कितनी रह गई? 299 रह गई। अच्छा, इसके बाद हमने देखा बच्चे परामर्शदाता समिति, इसको कंसल्टिंग कमेटी बोलेंगे, और कंसल्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये कंसल्टिंग कमेटी जो है ये 5 सब कमेटियों के तौर पर कार्य करती है, ठीक है। ये 5 सब कमेटी के रूप में कार्य करती है। इसकी पहली सब कमेटी है मौलिक अधिकार संबंधी उपसमिति, इसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी है, दिल्ली पुलिस में पूछा गया है। दूसरी है बच्चे अल्पसंख्यकों के लिए उपसमिति, इसके अध्यक्ष एससी मुखर्जी है, इस बार दिल्ली पुलिस में पूछे जाने के चांसेस इसके हैं। क्यों है? क्योंकि पिछली बार जेबी कृपलानी पूछा गया तो इस बार इसके चांस है। तीसरी है बच्चे पश्चिमोत्तर सीमाई प्रांतों के लिए उपसमिति, और इसके अध्यक्ष कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान है। चौथी है बच्चे पूर्वोत्तर प्रांतों के लिए उपसमिति, इसके अध्यक्ष कौन है? गोपीनाथ बारदुलोई है। और बच्चे इसके बाद आपकी 5वीं है जो आंशिक रूप से, जो पार्सली नेग्लेक्टेड बच्चे प्रोविंसेस हैं, उनके लिए जो उपसमिति है उसके अध्यक्ष बच्चे कौन है? ए.बी. ठक्कर है। कौन है बच्चों उसके? ए.बी. ठक्कर है। चलिए, इसके बाद यह है ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी बच्चों कब फॉर्म हुई? ये 29 अगस्त 1947 को। ये एक 7 मेंबर्स कमेटी थी, ठीक है। इट्स अ 7 मेंबर्स कमेटी, 7 मेंबर्स कमेटी, 7 मेंबर्स कमेटी बच्चों, देखिए ये एक 7 सदस्यीय समिति थी, और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके सदस्य थे के एम मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, मोहम्मद सादुल्ला। अच्छा बच्चे, ये परमानेंट थे, ये शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहे। लेकिन बेटा ठीक है, डीपी खेतान, इनकी मृत्यु हो गई। ये आपके ये हो गए 1 2 3 4 5, ये है आपके 6th मेंबर। डीपी खेतान साहब, इनकी मृत्यु हो गई बच्चे, तो मजबूरी में बीटी कृष्णाचारी, ठीक है, इसके सदस्य बने, ठीक है। और बीएल मित्र, ये बहुत बीमार रहते थे बेचारे, ज्यादा बुजुर्ग तो थे नहीं लेकिन बीमार बहुत रहते थे, बेसिकली इनको फेफड़ों से संबंधित बीमारी थी। तो बीएल मित्र के स्थान पर बच्चों कौन आए? एन माधवराव आए। कौन आए? एन माधवराव आए। ये बात समझ में आ रही है? यहां तक कोई इश्यू तो नहीं है जी, ठीक है। अब आपको एक और बात ध्यान देनी है, ठीक है, आपको एक डेट याद रखनी है, 16 जुलाई 1948, 1948, ये डेट आप याद रखेंगे, 16 जुलाई 1948 जी बच्चे, ठीक है। और ये 16 जुलाई 1948 की आप डेट क्यों याद रखेंगे, ठीक है, ये मैं आपको बताता हूं जी बच्चे। ये डेट आपको याद रखनी है, कौन सी? 16 जुलाई 1948 की, 16 जुलाई 1948 की। अच्छा बच्चे सॉरी, यहाँ पे बीटी, ये बीटी नहीं टीटी करो, यहाँ पे टीटी कृष्णाचार्य, टीटी, ये 2 लोग हैं, बीटी और टीटी, तो ये टीटी है, सॉरी। अच्छा 16 जुलाई 1948 बच्चे, 16 जुलाई 1948 को क्या हुआ कि हमें ऐसा लगा कि संविधान सभा पर बहुत सारा भार है, और संविधान सभा पे बहुत सारा भार है तो इसका एक अध्यक्ष है और एक उपाध्यक्ष है, ठीक है। 16 जुलाई 1948 से पहले, बिफोर 16 जुलाई 1948 से पहले, बिफोर की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। बोलो बेटा, थे कि नहीं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे बच्चे, ठीक है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे और एच.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष थे, एच.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे। लेकिन बच्चे 16 जुलाई 1948 को, आफ्टर मतलब 16 जुलाई 1948 को एक उपाध्यक्ष इसमें और जुड़ गए, उनका नाम था बीटी कृष्णाचारी। कौन बच्चे? बीटी कृष्णाचारी। तो आपसे पूछा जाए कृष्णाचारी,
आपसे पूछा जाए कि भैया, ठीक है, आपसे पूछा जाए कि भाई एक बात बताओ, संविधान सभा के कितने उपाध्यक्ष थे, तो आप कहेंगे 2 उपाध्यक्ष थे। ठीक है, एक तो थे एस.सी. मुखर्जी, पहले उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी जो 11 दिसंबर को इलेक्ट हुए हैं, और दूसरे उपाध्यक्ष कौन है, बीटी कृष्णाचारी, दूसरे उपाध्यक्ष हैं बीटी कृष्णाचारी जो 16 जुलाई 1948 को अपॉइंट हुए हैं, 16 जुलाई 1948 को अपॉइंट हुए हैं। कौन बच्चे आपके, बीटी कृष्णाचारी। और अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो एक अध्यक्ष हैं और 2 उपाध्यक्ष हैं, एक अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और 2 उपाध्यक्ष हैं बच्चों एस.सी. मुखर्जी, ठीक है, पहले उपाध्यक्ष जो 11 दिसंबर 1946 को, और दूसरे बीटी कृष्णाचारी। दूसरे कौन बेटा, दूसरे बीटी कृष्णाचारी। चलिए, ठीक है, ये बात क्लियर है। अच्छा, अब इसके बाद बच्चों ये 13 छोटी समितियां और 8 बड़ी समितियां, इन्हें मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूं। अब समय हो गया है, ठीक है, तो फिर हमारी मुलाकात अब कल होगी बच्चों, ध्यान रखना कब होगी, कल मुलाकात होगी, जबरदस्त तरीके से हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ और मस्त रहिए, ठीक है बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और डिटेल में पढ़िए खूब मजे से, कि एक भी क्वेश्चन आपका छूट ना जाए। इस आशय से पढ़िए, इस उम्मीद से पढ़िए।